नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद और मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। मशहूर गीतकार और बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान वाले जावेद अख्तर के एक बयान को लेकर अब भारी विवाद खड़ा हो चुका है। जावेद अख्तर ने एक मीडिया इंटरव्यू में आरएसएस की तुलना तालिबान से की। उसके बाद मुंबई में उनके घर के बाहर हंगामा हो गया। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं वो जावेद अख्तर के घर के बाहर की हैं। अख्तर साहब के बयान के बाद से युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता उनके घर के बाहर जमा हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। ये तस्वीरें आपको जावेद अख्तर के घर के बाहर की हम दिखा रहे हैं, जहां जावेद अख्तर ने जैसे ही ये बयान दिया, आरएसएस की तुलना तालिबान के साथ की। बीजेपी विधायक राम कदम ने इसका विरोध किया। युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में जावेद अख्तर के घर के बाहर जमा हुए। उनका फोटो लेकर के, पोस्टर लेकर के नारेबाजी की जा रही है और ये मांग की जा रही है कि जावेद अख्तर अपने इस बयान को वापस लें और माफी मांगे, चूंकि उन्होंने आरएसएस की तुलना तालिबान से कर दी। अब हम आपको दिखाते हैं कि जावेद अख्तर ने जो लब्बोलुआब जो कहा, उसका लब्बोलुआब क्या था, उसका मतलब क्या था, एक ग्राफिक के जरिए आपको दिखाते। उन्होंने कहा कि भारत एक सेकुलर देश है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद को सपोर्ट करते हैं, जिनकी आइडियोलॉजी 1930 के नाजी के समान है। नाजी, हिटलर और मुसोलिनी को ये नाजी मानसिकता कहा जाता है। उन्होंने कहा कि 1930 के नाजी के समान है। आरएसएस का समर्थन करने वालों की मानसिकता भी तालिबानियों की जैसी है। आरएसएस का समर्थन करने वालों को आत्म परीक्षण करना चाहिए। आप जिनका समर्थन कर रहे हैं उनमें और तालिबान में क्या अंतर है? उनकी जमीन मजबूत हो रही है और वो अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। दोनों की मानसिकता एक है। एक मीडिया इंटरव्यू में जावेद अख्तर ने कहा है, जो आपको उनका स्टेटमेंट दिखाया, कि भारत एक सेकुलर देश है और सेकुलर देश के साथ साथ उन्होंने कहा कि कई लोग ऐसे जो कि वीएचपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी से संबंधित हैं, उसको मानते हैं, वो तालिबानियों जैसे हैं। और इस बयान के बाद बीजेपी सड़कों पर है। डॉक्टर साहब से बयान वापस लेने की मांग की जा रही है। सुनवाते हैं आपको कि बीजेपी नेता राम कदम ने क्या कहा। जब तक जावेद अख्तर जी हाथ जोड़ करके देश और विश्व के तमाम आरएसएस के हमारे कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के हमारे कार्यकर्ता, इस विचारधारा को मानने वाले विश्व के करोड़ों करोड़ों लोगों की वे हाथ जोड़ करके माफ़ी नहीं मांगते, तब तक हमारा ये आक्रोश, हमारा गुस्सा, हमारा क्रोध इसी प्रकार के समूचे देश के सड़कों पर दिखेगा। उनके परिवार की कोई भी फिल्म न केवल मां भारती के मुल्क में बल्कि समूचे विश्व में हम नहीं चलने देंगे। समूचे विश्व में आरएसएस परिवार को मानने वाले करोड़ों करोड़ों लोग हैं। महाराष्ट्र सरकार से हमारा अनुरोध है कि वे जावेद अख्तर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। नारायण राणे जी के बारे में तो बहुत उन्होंने जल्दबाजी की थी। पूरे महाराष्ट्र की पुलिस इस प्रकार से तैनात की थी, मान करके चलो कि बहुत बड़ा अकाल आया। इस बार क्यों चुप है? इतना ही शौक है जावेद अख्तर जी को तो केवल मात्र 24 घंटे के लिए अफगानिस्तान जाकर के दिखाए। है उनमें साहस? कब गए हो संघ की शाखा में? कब गए विश्व हिंदू परिषद की बैठक में? कोई अध्ययन नहीं। तालिबान के साथ जोड़ोगे। और इस बयान को आपको दिखाया। अब राष्ट्रवाद में आज का सवाल यह कि आरएसएस की तुलना तालिबान से क्यों की गई। सवाल यह कि यह कितना सही है और जावेद अख्तर के बयान का आधार क्या है। राष्ट्रवाद में आज सवाल यही कि आरएसएस की तुलना तालिबान से करना कितना सही है। जावेद अख्तर के तालिबानी बयान का आधार क्या है। ये वो सवाल जिनका जवाब तलाशना बेहद जरूरी है। और इन्हीं के जवाब तलाशने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तारुफ कराते हैं। राकेश सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सांसद हैं बीजेपी से। गीता भट्ट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आरएसएस विचारक हैं। कुछ ही देर में शादाब चौहान हमारे साथ होंगे, प्रवक्ता रहेंगे पीस पार्टी के। और नसर अब्दुल्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक्टर हैं। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत अब्दुल्ला साहब मेरा आपसे कि ये आरएसएस की तुलना तालिबान से क्यों की जानी चाहिए, कितना सही आप इसको मान रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि जावेद अख्तर साहब बहुत ही जाने माने इंसान हैं, जो कि राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं। सोच समझ के बात करते हैं
उन्होंने कुछ ऐसा देखा होगा जिसमें उनको थोड़ी सी ऐसी ऐसी चीजें लगी होंगी जो हिंदुस्तान में भी हो रही हों, थोड़ी सी। मेरा फिर भी ख्याल है कि तालिबान वाले जो भी हैं बहुत ही ज्यादा मतलब ये के जोश में आए, लेकिन उन्होंने कुछ हालात ऐसे देखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बड़ी खुशी से एक मोटी सी लेडी थी, उनके साथ में एक और आदमी खड़े, और उन्होंने गांधी जी की मूर्ति पे गोली चलाई, एक वैसी मतलब ये के खिलौने की गोली, लेकिन फिर गांधी जी के पेट में से खून निकलने लगा कि गांधी जी की हत्या कर दी जाए। तो जब ऐसे हालात हो रहे हैं तो मेरा ख्याल से कोई भी इंसान ऐसा सोचेगा, क्योंकि कि गांधी जैसे एक इंसान के साथ आप ऐसा अपमान कर सकते हैं। बीजेपी की जिन नेत्री की आप बात कर रहे हैं सर, उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी, पार्टी की तरफ से उसकी भर्त्सना भी की गई थी। नहीं, मैं बता देता हूं आपको। एक मिनट की गई थी, लेकिन किया क्यों उन्होंने? गलत काम था ना, गलत काम था, बहुत ही तालिबानी था। तालिबानी एक एक्सप्रेशन बन गया है कि ऐसा काम करते हो तो तालिबान। ठीक है, मैं चाहूंगा राकेश सिन्हा से जवाब दे। राकेश सिन्हा साहब, क्या यही परसेप्शन है जिसकी वजह से जावेद अख्तर ने सीधा तालिबान से तुलना कर दिया आरएसएस संगठन की? और भी बात हो सकता है, दसियों और उन्होंने बातें। मैं लौट रहा हूं नासिर साहब आपके पास। राकेश जी, उनसे कहना चाहिए कि अपने आप को समझाएं, वो हमको समझाएं। देखिए मौलाना साहब जी, राकेश जी, देखिए मौलाना साहब से मैं एक बात करता हूं, गांधी जी के प्रति उनका बड़ा आदर है। इस टीवी चैनल पर बैठकर एक कह दे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, और कह दे ईश्वर अल्लाह राम के प्रति वही भक्ति है जो अल्लाह के प्रति भक्ति है। राम और अल्लाह में कोई अंतर नहीं है, बता तो दें यहाँ पर। गांधी जी की प्रति भक्ति ये छद्म भक्ति करके ही देश को बांटा था। यही छद्म भक्ति गांधी की वास्तविक हत्या तब हुई थी जब मुस्लिम लीग और जिन्ना ने गांधी के उस अखंड भारत के सपने को तोड़ा था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए जावेद अख्तर के बारे में मैं कोई गलत शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया, लेकिन आज मैं अपनी सीमा को तोड़ रहा हूं। मैं कोई असंवैधानिक अमर्यादित शब्द नहीं बोलूंगा। जावेद अख्तर अपने मानसिक संतुलन को खो चुके हैं, और उस उदारवादी चरित्र के नीचे, उस उदारवादी मानसिकता के नीचे जो कथित रूप से छद्म मानसिकता है, उसके पीछे तालिबानी मानसिकता बैठी हुई है। आरएसएस से तुलना करने के पीछे का लक्ष्य क्या है? तालिबान को लेजिटिमेसी देना, वैधानिकता देना, तालिबान को रिस्पेक्टेबिलिटी देना यानी आदर का भाव देना, और भारत के मुसलमानों में यह एक अप्रत्यक्ष रूप से अपील है कि तालिबान गलत नहीं है, वो आरएसएस की तरह है। आप तालिबान का काम, तालिबान के नारे, तालिबान की सिद्धांत, तालिबान के दर्शन के साथ खड़े हो जाओ। वास्तव में जावेद अख्तर इस हिंदुस्तान को दो भाग में बांट देना चाहते हैं, हिंसा की संस्कृति हो ही नहीं सकता। और तालिबान की तीन खासियत है। पहला, महिलाओं पर अत्याचार, उनकी डिग्निटी पर हमला, बिल्कुल। दूसरा ब्लाइंड वायलेंस, किसी के ऊपर भी हिंसा करना। तीसरा, लोकतंत्र की हत्या करना। इन तीनों का समर्थन आज अप्रत्यक्ष रूप से नहीं, प्रत्यक्ष रूप से वो कर रहे हैं। जब तालिबान की तुलना वो संघ से कर रहे हैं, संघ की स्थापना 1925 में हुई है। उसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसकी सरकारें 67 से लगातार राज्यों में या केंद्र में कभी न कभी बनती रही हैं, उसी दौरान जावेद अख्तर को यह बड़ी शोहरत मिली। उसी दौरान उनकी फिल्में चली, और उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जो हल्ला कर रहे हैं। लेकिन सर आरएसएस से परेशानी क्या है, मैं तो ये जानना चाहता हूं ना। मैं लौट रहा हूं राकेश सिन्हा साहब आपके पास। शादाब चौहान भी हमारे साथ बने हुए हैं, पीस पार्टी से प्रवक्ता हैं। शादाब चौहान, तालिबान का समर्थन पीस पार्टी ने किया था जी। शादाब चौहान, लेकिन मुझे बताइए कि आरएसएस या हिंदुवादी जो संगठन है उनसे परेशानी क्या है जावेद अख्तर को, और क्या उनके बयान का समर्थन कर रही है पीस पार्टी? क्या देखिए, जो भी संगठन घर वापसी अभियान चलाने वाले हैं, जो संगठन ये कहते हैं कि हम लोग मुस्लिम लड़कियों को सुली डील्स के जरिए ये सब चीजें करेंगे, जो संगठन सदन से 1 किलोमीटर दूर वो बेहुदा नारे लगाने वाले हैं, ये आतंकवाद प्रेरित लोग हैं, ये गोडसे की विचारधारा से प्रेरित लोग हैं। मुझे कोई एक घटना बताइए जिसके अंदर, एक ऐसी आतंकवादी घटना बताइए जिसके अंदर आरएसएस संलिप्त रही हो, बताइए मुझे जरा। आप बताइए कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कौन है? बाबरी मस्जिद कोर्ट का डिसीजन क्या रहा? वाले आतंकवादी कोर्ट का डिसीजन क्या रहा? मस्जिद को सुनिए, कोर्ट का डिसीजन क्या रहा शादाब चौहान? 20 साल बाद तो यही होगा।
बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले आतंकवादी कौन है, सिखों के कत्ल करने वाले कौन थे, गांधी जी की हत्या करने वाला कौन था, क्या सावरकर को कटघरे में उस वक्त नहीं खड़ा किया गया था जो अंग्रेजों के एजेंट थे? क्या बताइए जो नारे लगे हैं सदन के बाहर। मुझे बताइए शादाब चौहान, इसको बैठा रखा मैं आपके आपने। सारे सवालों का जवाब चाहूंगा कि गीता भट्ट हमारे साथ हैं, राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं, वो देंगे। टेलीविजन पर अनर्गल बातें करने के लिए देखिए टेलीविजन, सुन लीजिए, टेलीविजन चैनल टाइम्स नाउ चैनल की एक बड़ी महत्ता है, करोड़ों दर्शक इसको सुनते हैं। आप पहली बात सुन लीजिए, आप देखिए, आप जिसके साथ मैं आप सुन लीजिए, मैं राज्यसभा का मेंबर हूं, मैं संविधान की शपथ लेकर यहां बैठा हुआ हूं। आपसे मैं अनर्गल बातें सुनने के लिए नहीं, आप तर्क की बातें कीजिए, अनर्गल बातें करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में। 84 के दंगे किसने किए? आरएसएस ने किया था। आपको इतिहास का बोध नहीं है, भारत की राजनीति का बोध नहीं है। ये आप लोग लव जिहाद करेंगे देश को, आप हिंदू लड़कियों को लेकर अरब देश भेजेंगे, शपथ लेते हैं। आप लव जिहाद का समर्थन करेंगे। घर वापसी तो हम आपका भी चाहते हैं। हर भारत का मुसलमान कन्वर्टेड है, उसका घर वापसी होना चाहिए और घर वापसी के प्रति आपका समर्थन होना चाहिए। संविधान अनुमति देता है? जावेद अख्तर ने तालिबानी आंदोलन को समर्थन करके, तालिबानी मानसिकता का समर्थन करके हिंदुस्तान में तालिबान की जड़ जमीन तैयार करने की कोशिश की है। जावेद अख्तर को शादाब चौहान, एक सेकंड, राकेश सिन्हा साहब मैं वापस लौट रहा हूं। शादाब चौहान देखिए, एक एक करके बात करेंगे। आपने अपनी बात रखी, आपकी बात का जवाब राकेश सिन्हा दे रहे हैं, तो पहले जवाब सुनिए शादाब चौहान। जवाब सुनने के बाद आपको कोई आपत्ति होती है, आपको बोलने का पूरा वक्त दिया जाएगा। शादाब चौहान पहले जवाब सुन लीजिए, जवाब की आपत्ति आप जो कहना चाहेंगे आप कहिएगा। यह कहकर के तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। राकेश सिन्हा अपनी बात आप पूरी कीजिए सर। चलिए देखिए, मैं दो बातें कर दे रहा हूं जी, दो बातें मैं पूरी कर दे रहा हूं। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश में, पूरे देश में सेवा का काम, संगठन का काम और राष्ट्रवाद का काम कर रहा है, चाहे जनजातीय क्षेत्र हो या दलित क्षेत्र हो या कोई अल्पसंख्यक का क्षेत्र हो। जब भी अल्पसंख्यकों को आफत आई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनके संरक्षण के लिए गया। पॉलेमिक्स के आधार पर, नारेबाजी के आधार पर देश में सिद्धांत तय नहीं होते हैं। जावेद अख्तर बताएं कि तालिबान जिस ढंग से काम कर रहा है, उसकी सीधी प्रत्यक्ष आलोचना करने की जगह, उसे खारिज करने की जगह, देश के मुसलमानों को इस बात की अपील करने की जगह, जिस तरह से पैलेस्टाइन के लिए आप सड़कों पर उतरते थे, जामा मस्जिद से पूरा जुलूस निकलता था, उस तरह से आप पैलेस्टाइन की तरह ही आप तालिबान का विरोध करने के लिए बाहर आए। वह कहने की जगह उसे आरएसएस से तुलना करके देश में न सिर्फ ध्रुवीकरण करा रहे, हिंसात्मक ध्रुवीकरण कराने की कोशिश कर रहे हैं जी। इसलिए मैं कह रहा हूं, जावेद अख्तर का जो लोग समर्थन कर रहे हैं, हाँ, वे सभी तालिबान को भारत में एक जड़ जमीन देने की, सैद्धांतिक रूप से, वैचारिक रूप से जड़ जमीन देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। नहीं, पीस पार्टी सर वो पार्टी है, मैं राकेश जी लौट रहा हूं आपके पास। शादाब चौहान, पीस पार्टी ने तो तालिबान का स्वागत किया था ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी थे। शादाब चौहान, आपने तो तालिबान का स्वागत किया था। मुझे जरा दो कारण बता दीजिए कि तालिबान का स्वागत क्यों किया आपने, और मुझे बता दीजिए कि जावेद अख्तर या जो भी लोग हैं जो कि आरएसएस की तुलना तालिबान से कर रहे हैं, मुझे चंद घटनाएं, आप आतंकवादी घटनाएं बता दीजिए ऐसी जो तालिबान करता और वैसी चीजें भारत के अंदर आरएसएस ने की हों, बता दीजिए मुझे। धर्म के नाम पर नारा लगाकर जय श्री राम बोलना पड़ेगा कहकर अखलाक, पहलूकान, गोहत्या के नाम पर अभी मध्य प्रदेश के अंदर मॉब लिंचिंग की घटनाएं, अफराजुल का कत्ल, कितनी घटनाएं बताएं कि जहां नारे को मजबूर कर लिंचिंग कर दी गई और हिंदुस्तानियों की जो मासूम थे, या इस देश के अंदर गांधी जी की हत्या क्यों की गई थी? क्या वो आतंकवादी घटना नहीं थी? क्या आरएसएस उसमें इन्वॉल्व नहीं थी? बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले आतंकवादियों पर राकेश सिन्हा जी नहीं बोल सकते हैं। ये संविधान कौन है, ये कौन व्यक्ति है जो आरएसएस को गांधी हत्या के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है? मैं टाइम्स नाउ चैनल से अपील करता हूं कि अपने आप को डिस्टेंस करें इस व्यक्ति के वक्तव्य से। आरएसएस का गांधी हत्या से नाम जोड़ने का मतलब है कोर्ट में जाना। जो व्यक्ति भी आरएसएस का नाम गांधी हत्या से जोड़ता है उसे कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा। राहुल गांधी, अर्जुन सिंह, सीताराम केसरी, एजी नूरानी, इन सभी लोगों का कोर्ट का चक्कर इसीलिए लगाना पड़ा। कृपया करके इस तरह की बातें ना करें। ये बात आप बिल्कुल वाजिब कह रहे हैं राकेश सिन्हा साहब। चर्चा के अंदर देखिए, हर जो मेहमान आता है उनको अपनी बात रखने का अधिकार होता है, लेकिन शादाब चौहान मिसकोट मत कीजिए। इस बात को इतिहास जानता है, इस बात को सब जानते हैं कि जो आरोप गढ़े जाते हैं ना, परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि गांधी जी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ था, ये गलत तथ्य है सर। कम से कम आने वाली जो जनरेशन है उनके सामने तो सच बोलिए आप शादाब चौहान। ये देख, अगर गलत तथ्य है तो बताइए, क्या अदालत में
नहीं गए थे सावरकर। अच्छा, इतिहास की बात छोड़िए, मुझे आप मौजूदा वक्त बताइए। शादाब चौहान मुझे बताइए शादाब चौहान बताइए कि अगर तालिबान का राज यहाँ होता, आरएसएस तालिबान जैसी होती, तो क्या शादाब चौहान यहाँ बैठकर इतना बोल रहे होते क्या? अनंत जी, मेरी एक छोटी सी गुजारिश 10 सेकंड का सुन लीजिए जी अनंत जी। 10 सेकंड में मैं अपनी एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये एक ऐतिहासिक बात है आरएसएस के बारे में। जो भी सज्जन बोल रहे हैं, इस बात से अपने आप को दूर करें, क्योंकि कोर्ट ने एक बार नहीं अनेक बार कर चुका है, राहुल गांधी पर केस है, और टाइम्स नाउ कम से कम इनके कथन से अपने आप को डिस्टेंस कर लें। बिल्कुल करते हैं गांधी हत्या आपने हम इस कथन से बिल्कुल अपने आप को अलग करते हैं। दुष्प्रचार करना आरएसएस के बारे में एक नया ऐतिहासिक जुल्म है, संवैधानिक रूप से जुल्म है। दूसरी बात इनसे पूछिए, तालिबान के खिलाफ ये जंग लड़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं? ये आईएसआईएस जैसे मोहम्मद के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं? इनसे पूछे इनका पूर्वज हिंदू था कि नहीं था? ये अरब से आए हैं कि इनके पूर्वज हिंदू थे? फिर घर वापसी के नाम पर ये परेशानी क्यों होती है? इनके पूर्वज हिंदू थे या अरब देश से? हालांकि पीस पार्टी की तरफ से तालिबान का पहले ही स्वागत कर दिया गया था, लेकिन आप कह रहे हो दोबारा पूछे तो तमाम सवाल शादाब चौहान जवाब दीजिए। आनंद, मैं दो बातें कहूंगा राकेश जी को। पहली बात यह है कि आईसिस के जानवरों का सबसे बड़ा विरोधी अगर कोई है तो वो शादाब चौहान है पूरे हिंदुस्तान में। हम तालिबान के बारे में बताइए सर, तालिबान के बारे में बताइए शादाब चौहान। तालिबान से दीपक मित्तल साहब, भारत सरकार। शादाब चौहान, तालिबान के बारे में बताइए। आप तालिबान के प्रशंसक हैं कि तालिबान के विरोधी हैं? चाय पी या बिरयानी खाई, बताइए। तालिबान से भारत शादाब चौहान, आप तालिबान के प्रशंसक हैं कि तालिबान के विरोधी हैं? बताइए जरा। सरकार कूटनीति तरीके से क्या करती है हिंदुस्तानियों को बचाने के लिए, उससे अपने विचारधारा को मत जोड़िए। शादाब चौहान, मुझे बताइए कि आप तालिबान के साथ है कि तालिबान के विरोध में होकर विरोध करने के लिए तैयार है या नहीं है? खान खोलकर सुनिए, मैं घर वापसी कर चुका हूं। तालिबान के खिलाफ एक स्वर में विरोध करने के लिए आप तैयार हैं या नहीं है? तालिबान की विचारधारा को खारिज करते हैं या नहीं? मैं सर आप दोनों को रोक रहा हूं। एक दफा पहले मैं एक काम करते हैं कि शादाब चौहान जो पीस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने क्या क्या ट्वीट किए थे और क्या क्या कहा था, ये अपने दर्शकों को तस्वीरें जरा दिखा दें। मैं लौट रहा हूं राकेश सिन्हा जी आपके पास। आप जो लगातार सवाल पूछ रहे हैं शादाब चौहान से कि वो साथ है कि उसके खिलाफ हैं, ट्वीट के जरिए दिखा देते हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान का दिल से स्वागत है, और कितने लोग शादाब चौहान को फॉलो करते हैं ये भी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान के काम करने के तरीके को शादाब चौहान को तरीका शांतिपूर्ण लगता है। फेसबुक की बात कीजिए, 35,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं उनके, और ट्विटर की बात कीजिए, उसमें भी उनके लाखों फॉलोअर्स मौजूद हैं। और जो लगातार शादाब चौहान, मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि इसी बयान पर तो कायम है ना आप तो वही है ना जिनको तालिबान का काम करने का तरीका शांतिपूर्ण लगता है? यानी आपके हिसाब से तो आरएसएस भी शांतिपूर्ण हो गई? नहीं, मैंने कहा कि हर मानवतावादी काम के, ये अफगानिस्तान का मसला है कि वहां सरकार में अमेरिकियों ने वहां पर कब्जा किया, उन्होंने उसको आजाद करा, उनका इश्यू है। लेकिन मैं इंडियन हूं, मेरे। अरे क्या बात कर रहे हैं ये? क्या बात कर रहे हैं? ठीक तो कह रहे हैं अनंत जी। इस व्यक्ति इनकी जगह टीवी स्टूडियो में नहीं, इनकी जगह तो जेल में होना चाहिए। जो व्यक्ति हिंदुस्तान में बैठकर तालिबान का समर्थन कर रहा हो, विडंबना दरअसल यही है ना सर, शांतिपूर्ण आंदोलन बता रहा है, अफगानिस्तान का आंतरिक मुद्दा बता रहा है, उस व्यक्ति को वह भारत के संविधान, भारत के मैं राकेश जी वापस लौट रहा हूं, जरा 1 to 1 में बात करूं शादाब चौहान के साथ मैं वापस आपके पास। शादाब चौहान बताइए जरा कि तालिबान का समर्थन क्यों, भारत में रहकर के तालिबान का समर्थन क्यों? शादाब चौहान बताइए जरा, मुझे बताइए जरा कि सड़कों पर, चौराहे पर महिलाओं को बैठकर पीटना क्या आपको शांतिपूर्ण लगता है? नियतों के ऊपर गोली दागना क्या आपको शांतिपूर्ण लगता है? शरिया कानून जिस रूप में वहां लागू किया गया वो आपको शांतिपूर्ण लगता है शादाब चौहान? पहली बात अनंत जी, आपको पीड़ा है महिलाओं की, तो भारत के अंदर हर घंटे में बलात्कार। मैं तालिबान पर सवाल कर रहा हूं सर। तालिबान को जानते पहचानते हैं कि नहीं आप? दिल्ली में एक बेटी की इज्जत लूट ली गई। तालिबान के बारे में बात करने से मुंह दुखता है क्या? नहीं होता। और राकेश शादाब चौहान, तालिबान के बारे में बात करने से मुंह दुखता है क्या? आपके मुंह से नहीं निकला। सबिया से भी दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की इज्जत लूट ली गई। शादाब चौहान, तालिबान के बारे में बात करने से क्या डर लगता है क्या? तालिबान मेरे देश का मसला नहीं है, उन्होंने अपने देश को अपने। अगर देश का मसला नहीं है तो फिर क्यों छाती चौड़ी करके उनका समर्थन कर रहे थे आप? मैं इनका 10 सेकंड में एक जवाब देता हूं। देश की लड़ाई लड़ी है, वो उनका मामला है, और हमारे लिए भारत के हित। गजब हालात हैं सर, भारत की सुरक्षा लट्टू की तरह हो गए, कभी इधर आप लुढ़क रहे हैं, कभी उधर आप लुढ़क रहे हैं। अपना स्टैंड ही आपका क्लियर नहीं है। स्टैंड क्लियर तो सिर्फ ये कि तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन क्लियर कुछ बोलेंगे नहीं। राकेश सिन्हा कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में चलूंगा गीता भट्ट के पास। राकेश जी अपनी बात भट्ट के पास जाइए ना, बार बार राकेश साहब के पास क्यों जा रहे हैं आप? मैं आ रहा हूं सर, आपके पास भी आ रहा हूं। राकेश जी जी देखिए, मैं एक छोटी सी बात कह दे रहा हूं
कि जिस ढंग से जावेद अख्तर का ये पीस पार्टी के नेता समर्थन कर रहे हैं, उससे बात सामने आ रही है कि भारत के मुसलमानों का एक वर्ग जो अपने आप को लेफ्ट लिबरल कहता है, उसकी वास्तविक मानसिकता क्या है। वह ऐसे तमाम लोगों का जो भारत विरोधी हैं उनका समर्थन करके और बाहर में जो भी एक मानवता विरोधी गतिविधियां हैं उसकी आरएसएस से तुलना करके वे देश में क्या पैदा करना चाहते हैं। हम देश के भीतर वैचारिक रूप से अलग अलग संगठन हैं, विचारों में अलग है, दृष्टिकोणों में अलग है, लेकिन हम इस सीमा तक न चले जाएं कि हम आईएसआईएस जैसे मोहम्मद और तालिबान को रिस्पेक्टिबिलिटी और वैधानिकता दें। जो काम जावेद अख्तर और पीस पार्टी के नेता कर रहे हैं, खुले रूप से फेसबुक पर लिख रहे हैं, ट्विटर पर लिख रहे हैं और कहते हैं वो आंतरिक मामला है। देखिए, तालिबान एक विचारधारा है, जिस विचारधारा की उत्पत्ति इस्लाम के भीतर के डिस्कोर्स से हुआ है। वो इस्लाम की एक धारा है जो मानता है कि इसी रास्ते से इस्लाम का यानी फिर से खलीफा को लाया जा सकता है, फिर से इस्लाम का साम्राज्य स्थापित किया जा सकता है, विविधता को समाप्त किया जा सकता है, महिलाओं को फिर से मध्य युग की तरह घरों में बंद करके उन्हें रखा जा सकता है और महिलाओं की शरीर का एक भौतिक रूप से एक वस्तु की तरह उपयोग किया जा सकता है। उस तालिबान का समर्थन करने वाला किसी भी व्यक्ति को, चाहे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, वह एक सभ्य समाज का नागरिक नहीं हो सकता। ठीक है सर, मैं वापस लौट रहा हूं। नासिर साहब बताइए जरा, आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए मुझे जरा कि ये जो बैठ के लोग भारत में बैठ करके तालिबान का समर्थन करते हैं और जब सवाल पूछा जाए तो कहते हैं कि अफगानिस्तान का आंतरिक मुद्दा है। शादाब चौहान, मैं आ रहा हूं आपके पास सर, आ रहा हूं। नासिर साहब काफी देर से कुछ कह नहीं पाए, मैं आ रहा हूं आपके पास। नासिर अब्दुल्ला साहब आ जाइएगा बाद में। नहीं बताइए सर, बताइए साहब, आप आ जाइएगा। एक बात आपसे रिक्वेस्ट अपना करनी थी एंकर साहब, जब मैं बोलता हूं तो आप मुझे बहुत ही जल्दी बीच में काट देते हैं 10 सेकंड के बाद, और जो और लोग हैं उनको आराम से भाषण। सर बाकी लोग भी 10 सेकंड का वक्त कह करके उतने टाइम बोल रहे हैं। मैं तो ससम्मान आपके पास वापस आ रहा हूं सर, आपके विचारों का स्वागत है, विचार रखिए आप। मैं इस वक्त यही आप पूरे 30 सेकंड लीजिए सर। 1 मिनट के लिए बोलने दीजिएगा बगैर इंटरप्ट किए। नहीं, पूरे 30 सेकंड आपके पास है सर, अपनी बात आप रखिए। चलो 30 सेकंड जी बताइए। चलो, 2 बातें। एक बात तो मिस्टर सिन्हा की ये है कि वो जावेद अख्तर जो है देश को टुकड़ा करने चाह रहे हैं। ये वो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल बेकार की बात है। कोई देश के टुकड़े नहीं कर सकता। बात बड़ी सीधी है, चाहे जावेद अख्तर हो, चाहे मैं हूं, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे अमित शाह हो या मोदी हो या ट्रंप हो, ये बेकार की बात है। दूसरी बात जो मुझे अच्छी नहीं लगती, जिसके बारे में बार बार बंदरों की तरह नाचते हैं यहाँ पे लोग के लव जिहाद कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ये सब झूठ है। ये जो है फर्जी खबरें हैं। कोई भी इतना पागल नहीं होगा कि एक औरत को मुसलमान बनाने के लिए उसके साथ शादी करे, फिर उसकी जिंदगी की बर्बादी करे। ये हो नहीं सकता। मैं नहीं करूंगा और मैं नहीं। 30 सेकंड हो गए सर। लेकिन बहुत सारा झूठ बोलते हैं। आप मुझे बोलने नहीं देते, कोई बात नहीं, लेकिन ये दोनों झूठ है। आप किस दुनिया में रह रहे हैं? आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं। राकेश जी, मैं आपकी बात में उससे पहले एक फैक्ट इनको दे देता हूं सर, उसके बाद मैं गीता जी के पास आऊंगा। नहीं हो रहा है। पहली बात ये सर, नहीं लगता कि हिंदुस्तान की वास्तविकता से, हकीकत से अपरिचित है। अपनी बात कीजिए, मेरे बारे में नहीं किया। मैंने जो कहना था नहीं, आपकी बात देखिए, आप एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आप एक जिम्मेदार 2, 3, 4 राज्यों को कानून बनाना पड़ा। लव जिहाद पर कहते, लव जिहाद नाम की चीज ही नहीं है। देश का टुकड़ा नहीं कर सकता। ठीक है नसीर साहब, अब देखिए, अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सुनिएगा 30 सेकंड के लिए। आपको मैंने सुना, अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है नसीर साहब, आप सुनिएगा जरा, उसके बाद मैं चलूंगा गीता भट्ट जी के पास। राकेश जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। ये नैतिक ताकत, नासिर साहब सुनिए, टाइम्स नाउ नवभारत ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। नैतिक ताकत किसने दिया है? सुनिए नासिर साहब, एक मानसिक असंतुलित व्यक्ति की तरह काम कर रहे हैं। नहीं राकेश जी शांत रहिए 2 मिनट के लिए। मैं वापस लौट रहा हूं सर आपके पास, मैं वापस लौट रहा हूं राकेश जी आपके पास। नासिर साहब ने जो बात की लव जिहाद के बारे में कि ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं जरा नासिर साहब को बता दूं कि ऐसा क्यों होता है और हम ऐसा क्यों कहते हैं। सुनिए नासिर अब्दुल्ला साहब, अब आप तो मत उछलिए ना सर। आपने जो संज्ञा का इस्तेमाल किया, उस संज्ञा का इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप तो थोड़ा आतुर मत होइए ना। सुनिए जरा, जो लव जिहाद का आपने बात कही सर, टाइम्स नाउ नवभारत एक स्टिंग ऑपरेशन किया था अबू बकर नाम के व्यक्ति का, जिसने खुद स्वीकारा कि नागपुर के अंदर 700 लोगों को कन्वर्जन उसने कैसे करवाया, जिसने खुद स्वीकारा कि जम्मू कश्मीर में जाकर के कैसे वो लोगों को भड़काता है, जो कमजोर लोग होते हैं, मजबूर लोग होते हैं, पैसे का प्रलोभन देकर के उनका धर्म परिवर्तन कैसे करवाता है। उसने साफ कहा कि कैसे एक एक व्यक्ति को पैसा दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो किसी और धर्म की लड़की से शादी कर सके। दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर नूह में इस बात का पूरा रैकेट चल रहा था। इसी स्टिंग ऑपरेशन के बाद हरियाणा सरकार ने एसआईटी बनाई और अभी साफ कह दिया कि इसके खिलाफ वो कानून भी लेकर आ रहे हैं।
ये चीजें ऑन डॉक्यूमेंट है सर। आप आंखें बंद करके नकारना चाहे तो नकार सकते हैं, लेकिन ये ऑन डॉक्यूमेंट है, ये कैमरे में कैद हुआ। मेरे दिमाग में ये बात ठीक से बैठी नहीं रही है हाँ। कि मुसलमान मजहब में डालने अगर नहीं बैठ रही सर तो उसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप सामने तस्वीर को देख करके आंखें बंद कर ले और कह लें कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो उसका इलाज किसी हकीम के पास नहीं है। लेकिन गीता भट्ट जी मुझे बता दीजिए, गीता भट्ट जी मुझे बता दीजिए कि क्या ऐसे लोग खुद डिवाइसिव पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं? धर्म का नाम कहीं क्या आपने किसी आम आदमी को सुना कि वो तालिबान की बात कर रहा हो? हर भारतवासी, हर सच्चा भारतवासी तालिबान के विरोध में खड़ा हो जाता है। अगर आमिर खान की बात कीजिए, मुन्नवर राणा की बात कीजिए, आप जावेद अख्तर की बात कीजिए, इनको हिंदूवादी जितने संगठन होते हैं आरएसएस से सबसे दिक्कत है। क्या ये लोग परसेप्शन नहीं कर रहे हैं समाज में एक डिवीजन का? आमिर खान को अनंत जी देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में जिस प्रकार से जावेद अख्तर और उनके जैसे बाकी लोग जिनके नाम आपने अभी लिए जी, उन्होंने जिस प्रकार से संघ की तुलना तालिबान के साथ करने का प्रयास किया है, उन्होंने एक रक्षक की तुलना भक्षक के साथ की और इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। राकेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसकी घोर निंदा होनी चाहिए और इसके ऊपर कार्यवाही भी होनी चाहिए, जिसके लिए शायद कुछ लोगों ने एक FIR भी दर्ज करी जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज से नहीं, अपनी स्थापना से भारतीय धरोहर, भारतीय संस्कृति, भारतीय अस्मिता और देश की सहिष्णुता की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहा है। आप कोविड के समय में देख लीजिए, लाखों संघ की जो शाखाएं हैं और जो अनुसांगिक संगठन है, उन्होंने कितना सेवा कार्य किया है, ये आप समाज में जाके पूछिए ना। आप यहाँ जो दो ये पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, मुझे तो अचरज हो रहा है ये देख करके, ये किस दुनिया में रहते हैं, किस प्रकार की भाषा ये बोल रहे हैं। जावेद साहब का, जावेद जी का अगर आपने स्टेटमेंट पढ़ा हो तो वो क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि उनके जो नैतिक मूल्यों की आपस में तुलना कर रहे हैं। अरे संघ के जो नैतिक मूल्य है वो तो भारतीय संस्कृति के नैतिक मूल्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। और तालिबान की क्या मूल्य है कि जो अपना जश्न मनाते हुए वहां के छोटे छोटे बच्चों को गोलियां लग रही है, उसकी भी उनको कोई परवाह नहीं है। क्या जावेद अख्तर साहब को ये मालूम है कि अफगान इंस्टीट्यूट ऑफ जो म्यूजिक है उसको तालिबान ने आते ही बंद कर दिया है? वहां के कितने लोक कलाकार हैं जिनके आते ही उन्हें गोलियों से भून दिया गया है? बिल्कुल। क्या उनको यह मालूम है कि वहाँ महिलाओं के इस समय वहाँ पे क्या परिस्थिति है? विश्वविद्यालयों में उन्होंने कह दिया है कि महिलाओं को विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ाया जाएगा और जो पढ़ाने वाली भी महिलाएं, कौन सी महिलाएं पढ़ाएंगी? जो वर्चुअस है, समझ रहे हैं, जिनकी चरित्र की जो परिभाषा है वो तालिबान ही देंगे। उसकी तुलना आप भारत से कर रहे हैं। भारत में जो है संघ और संघ से जुड़े हुए संस्थानों से आप कर रहे हैं। आप किस दुनिया में जावेद अख्तर साहब रह रहे हैं? और दूसरी बात एक और, जावेद जी ने कहा कि भारत जो है कभी तालिबान नहीं बन सकता है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि भारत तालिबान कभी क्यों नहीं बन सकता है। वो इसलिए नहीं बन सकता है कि भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो मूल्य है वो हिंदू है, हिंदू संस्कृति है, हिंदू मूल्य है। जावेद जी को आज जो इतनी शोहरत मिली है, उनको जो स्वतंत्रता मिली, वो क्यों मिली? क्योंकि जो भारतीय संस्कृति है, जो हिंदू संस्कृति है, उसमें उनको इतनी स्वतंत्रता मिली कि वो जो चाहे लिख सके, जो चाहे बोल सके, जैसी चाहे कविताएं ठीक है गीता जी, मैं वापस आ रहा हूं। शादाब चौहान काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी जवाब के साथ कुछ काउंटर करना चाहते हैं। शादाब चौहान बताइए। और साथ ही साथ सर वो सवाल मैं दोबारा दोहरा देता हूं फिर, कि आप तालिबान के समर्थन में आज भी खड़े हैं कि नहीं खड़े, या उनके विरोध में खड़े हैं, ये भी बता दीजिएगा साथ साथ। राकेश जी ने सबसे पहले कहा कि उस देश में ऐसा हो रहा है और वहां ये लोग ये लाना चाहते हैं, आईसीस का नाम लिया, बहुत से लोगों का नाम लिया। राकेश जी, मुझे पूरे दुनिया का नहीं मालूम, मुझे हिंदुस्तान का मालूम है कि हिंदुस्तान में हम लोग अहकाम इलाही, निजाम मुस्तफा का राज कायम करने के लिए पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं, जिसमें संपूर्ण मानवता को बिना भेदभाव न्याय मिल सके। आज देश के अंदर बेटियों से अत्याचार हो रहा है, धर्म और जाति के नाम पर। शादाब चौहान माफ कीजिएगा, फिर बोलेंगे, मैं रोक रहा हूं सर आपको। मुझे बताइए कि आप कैसे न्याय देंगे? न्याय के लिए कानून है, संविधान है ना। मैं वही कह रहा हूँ कि हम सरकार बनाएंगे, हम राजनीतिक दल है, हम अहकाम इलाही आप सरकार बनाएंगे, फॉर्मूले पर सरकार चलाएंगे और हम न्याय देंगे सब लोगों को, हम भेदभाव को समाप्त करेंगे। आज ये इतना भेदभाव है कि दलितों के साथ पानी नहीं पीने दिया जाता इलाकों में, अंबेडकर जी को इसी देश के अंदर पढ़ने नहीं दिया जाता था, और राकेश सिन्हा
मौलाना साहब एक शब्द नहीं बोल सकते। वो कौन लोग थे जो अंबेडकर जी को क्लास में नहीं बैठने देते थे? आज इनको याद आ रहा है दलितों का प्रेम राजनीतिक लाभ के लिए। अरे कौन सा इतिहास पढ़ के आए सर आप? टीपू सुल्तान नहीं अधिकार दिए। शादाब चौहान कौन सा इतिहास की किताब पढ़ के आए बताइए जरा मुझे। अब इस बहस को थोड़ा सा अकेडमिक कर लेते हैं सर। इतिहास की कोई किताब भी आपने पढ़ी होगी ना, कौन सी किताब में जिक्र है इस बात का? किस बात का? जो आप लगातार इतिहास में बता रहे हैं, बातें बता रहे हैं, आपने जो गोडसे के बारे में कहा, आपने जो गांधी जी के हत्या के बारे में कहा, आपने जो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आप जो बता रहे हैं, ये कौन सी किताबें पढ़ के आ रहे हैं आप? कौन सी डॉक्यूमेंट्रीज देख कर आ रहे हैं? शायद अगर आपने संघ के लेखकों के अलावा किसी भी इतिहासकार की किताबों को पढ़ा होता तो आपको ये बातें दिख गई होती। नहीं, अब मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगाना चाहे लगा दे, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है, मूंछ लगा, क्योंकि शादाब चौहान कम से कम क्या सोचते हैं उसका तो कम से कम मुझे फर्क नहीं पड़ेगा मेरे बारे में। मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा, इस बहस को थोड़ी सी अकेडमिक कर लेते हैं, अपनी इतिहास का आप सोर्स बता दीजिए मुझे। ये जो प्रकांड विद्वान बन के बता रहे बातें बखान कर रहे हैं, इसका सोर्स क्या है आपका? अनंत जी नहीं बता पाएंगे, मैं इनका जवाब दे देता हूं जी। शादाब चौहान के बता पाएंगे आप क्या? अनंत जी मैं जवाब दे दूं। मैं बस शादाब चौहान के बाद आपके पास में आ रहा हूं सर। मेरे इतिहास की जानकारी का स्रोत वो तमाम इतिहासकार हैं जिन्होंने देश के अंदर, अरे नाम तो बताइए सर, किताब का नाम, लेखक का नाम बता दीजिए ना। सच्चाई को लिखा किताब का नाम है, लेखक का नाम बता दीजिए ना मुझे आप शादाब चौहान। एक नहीं, मैं आपको 10 किताब, यह मनगढ़ंत बातें आपको कमरे में बैठा के पढ़ा दी गई थी। नहीं, मैं माफी सावरकर के माफीनामे के लेटर भिजवा देता हूँ, उनकी पत्नी के भिजवा देता हूँ। मुझे ये बताइए शादाब चौहान, अब फर्जी बातें मत कीजिए ना। मैं जो सवाल आपसे कर रहा हूँ उसका मुझे जवाब दे दीजिए। इतिहास जिसको आप दुहाई दे रहे हैं लगातार कि बहुत बड़े प्रकांड बन गए इतिहास की, मुझे बता दीजिए 2 किताबें या 2 लेखक बता दीजिए जिनको पढ़कर आपको जानकारी हासिल हुई है, या कमरे में बैठाकर आपको एक पाठ पढ़ाया गया था, रटवाया गया था, वही आकर हमने सारी बातें बोल दी। अंबेडकर जी की किताबें वो पढ़ लीजिए जिन्होंने उसमें हिंदू धर्म को त्याग किया था, उसी को पढ़ लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। आप अगर शादाब चौहान बिल्कुल आप अंबेडकर जी की किताब हु आर द अनटचेबल्स पढ़ लीजिए, कास्ट इन इंडिया पढ़ लीजिए। तो मैं आपको ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 2 किताब पढ़ लीजिए और राकेश सिन्हा जी की पार्टी की विचारधारा और जिस संघ का ये नेतृत्व करते हैं उसकी विचारधारा आपके सामने खुलकर आ जाएगी। कैसे दलितों से नफरत है लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए संघ से कर रहा है, अन्यथा उनको कोई प्रेम दलितों से नहीं है। घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता। आरएसएस की शाखा में गए सर कभी आप क्या? घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता। आज बताइए कितनी दलित एंकर, टीवी एंकर, कितनी दलित आरएसएस की शाखा में कभी गए हैं क्या? मैं चाहता हूं कि मैं ना जा पाऊं क्योंकि मैं भी उसी नफरत को सीख जाऊंगा। नहीं, बता तो दीजिए गए हैं क्या? मुझे लगा कि आप वहां गए हूं, आपके सामने कहा गया हो कि दलितों के बारे में, किसी जाति विशेष के बारे में, ऐसा कुछ हुआ क्या? बिल्कुल, मैं आपको 10 सबूत दे दूंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर चलिए सबूत आप दे दीजिएगा सर। बहरहाल ठीक है, राकेश सिन्हा जी जरा जवाब दीजिए कि क्या इसी परसेप्शन के सहारे तालिबान का झंडा बुलंद करते हैं क्या शादाब चौहान? तालिबान के लोगों ने अपने देश की लड़ाई लड़ी है, उसको हम लोग हमारे देश से करते हैं। आ रहा हूं सर आपके पास, बहुत अच्छा मुद्दा आपने दे दिया मुझे बात करने के लिए आपके पास आ रहा हूं। संघर्ष किया है, उनका बलिदान है, उनका त्याग है, उनका जो इमरान खान कह रहे थे ना कि मानसिक आजादी पाई है, वैसे ही शादाब चौहान कर रहे हैं कि देश की लड़ाई लड़ रहे थे। कोई अंतर नहीं है दोनों में बहुत ज्यादा। मैं लौट रहा हूं आपके पास। राकेश सिन्हा जी, हम देश के नागरिकों के हित को सर्वोपरि रखते हैं। ठीक है सर, हो गया। राकेश जी देखिए मूल विषय तालिबान से हटकर हम डॉक्टर अंबेडकर पर पहुंच गए। मैं सिर्फ एक किताब का नाम बोलूंगा, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, आपके चैनल पर परसों आ जाए। थॉट्स ऑन पाकिस्तान पढ़ लीजिए। डॉक्टर अंबेडकर किस प्रकार से भारत को देखते थे, किस प्रकार से कथित अल्पसंख्यक समस्या का निदान चाहते थे, वो थॉट्स ऑन पाकिस्तान में है। लेकिन जो मैं मूल बात कहना चाहता हूं कि आपको बहुत चिंता स्पृश्यता की, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन लाल बेगी जुलाहा को मस्जिद जाने दीजिए और अंसारी और अशरफ के बीच विवाह होने दीजिए। एक 4 ऐसे उदाहरण बता दीजिए कि अंसारी की शादी अशरफ के घर में हुई है और अशरफ की बेटियां अंसारी के घर में गई हैं। इसलिए हमें सामाजिक सद्भाव की हमें सामाजिक सद्भाव का पाठ शांति के साथ। शादाब चौहान, 2 छोटी बातें आपने जब बोला राकेश सिन्हा ने सुना, वो बोल रहे हैं तो आप सुन लीजिए सर, एक करके बात कीजिए ना, कम से कम यहाँ तो थोड़ा सा विराम रखिए, थोड़ा सा लज्जा रखिए। सुन लीजिए। आज हमें उम्मीद यह थी कि हम इस देश के लोग एक होकर उस मानसिकता के खिलाफ खड़े होंगे जो मानसिकता इस दुनिया के सद्भाव को समाप्त कर रही है। तालिबान खतरा सिर्फ भारत पर ही नहीं है, तालिबान खतरा पूरी दुनिया के अमन चैन पर है।
और इस निष्कर्ष पर पहुंचे जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने जो एक सिलेबस शुरू किया है जिहादी आतंकवाद, जो स्वागत योग्य अभिनंदनीय है, कि आखिर ऐसी विचारधारा कैसे और क्यों उत्पन्न होती है और भारत क्यों धर्मनिरपेक्ष है, पाकिस्तान और बांग्लादेश धर्मनिरपेक्ष क्यों नहीं है। भारत के ही दो टुकड़े हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, हमारा जीनोलॉजी एक है, लेकिन वो क्यों नहीं है। अरब का कोई देश धर्मनिरपेक्ष क्यों नहीं है। दुनिया का एक इंडोनेशिया छोड़कर और टर्की को छोड़कर, टर्की भी एक दबाव में धर्मनिरपेक्ष है। एक इस्लामिक मुल्क का नाम बता दीजिए तो जो पंथ निरपेक्ष भारत की तरह है। और भारत में जो लोग कहते हैं मुसलमान असुरक्षित है और आरएसएस की सरकार है और मुसलमान सुरक्षित है, वे क्यों अफगानिस्तान के मुसलमानों को भारत में संरक्षण देने की मांग करते रहे, क्यों रोहिंग्या को भारत में रखना चाहते हैं। भारत में तो रोहिंग्या बहुत असुरक्षित होंगे। जब भारत में रहने वाला 700 साल से रहने वाला मुसलमान तलवार के बल पर जिनका धर्म परिवर्तन हुआ मुसलमान असुरक्षित है, तो रोहिंग्या कैसे असुरक्षित होंगे। उनको तो मांग करनी चाहिए कि रोहिंग्या को बहुत जल्दी भारत से बर्मा में या म्यांमार में या किसी और देश में पहुंचा दे, क्योंकि भारत में खतरे में है। जो लोग सीएए का विरोध कर रहे थे, जावेद अख्तर उन लोगों में हैं जिन्होंने सीएए का विरोध किया था। और अफगानिस्तान में जो हिंदू और सिख मारे गए या जो खतरे में, उसके लिए नैतिक जिम्मेदारी जावेद अख्तर जैसे लोगों को लेनी पड़ेगी, क्योंकि उस वक्त शाहीन बाग के अंतर्गत ये तमाम लोग और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जब ब्रेक इंडिया के नारे लग रहे थे, जब कन्हैया जैसे लोग या बाकी लोग भारत को तोड़ने की नारे लगा रहे थे, कश्मीर को भारत से अलग करने की नारे लगा रहे थे, जो यह कहते थे कश्मीर को भारत की सेना ने जबरन कब्जा कर रखा है, ये किसके साथ खड़े थे, राष्ट्रवाद के साथ खड़े थे या ब्रेकिंग इंडिया गैंग के साथ खड़े थे। ठीक है, जावेद अख्तर ने नैतिक रूप से अपने आप को गिरा लिया है। मैं वापस, मुझे लगता है कि कैरियर के फैग एंड में जाकर प्रासंगिक होने के लिए मैं वापस आरएसएस तालिबान की तुलना को लेकर के आना चाहूंगा। मेरा छोटा सा सवाल गीता जी आपसे, उसके बाद मैं शादाब और नसीर जी आपके पास में आ रहा हूं। गीता जी, सवाल मेरा है कि अगर वाकई में आरएसएस तालिबान जैसी होती तो क्या जो लोग आज आरएसएस का विरोध कर रहे हैं, जो इतना मुखर होकर बोल पा रहे हैं, ऐसा होता क्या वही चीजें नहीं देखते जो तालिबान में हम देखते हैं कि किसी ने अगर कुछ खिलाफ बोलने की कोशिश की तो चौराहे पर बैठकर कोड़ों की सजा मिल रही है, पत्थर मारे जा रहे हैं। अनंत जी, अफगानिस्तान में इस समय जो 250 के करीब महिला जो जजेस हैं, न्यायाधीश जो महिला हैं, जिन्होंने की सजा सुनाई थी, जो लोग जेल में थे, जिन्हें की तालिबान ने आते ही छोड़ दिया, आज वो अपनी जान बचाकर भाग रही है वहां। उनमें से कई हैं जो बाहर निकल चुकी है और कई हैं जो अभी भी वहां फंसी नहीं है। उनके परिवारों पर और उनके ऊपर इस समय इतना ज्यादा भय है कि वो उनकी कभी भी उनकी हत्या की जा सकती है और उनके साथ पता नहीं किस प्रकार के अत्याचार हो सकते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान के अंदर किस प्रकार से वहां महिलाओं की किस प्रकार से वहां शोषण हो रहा है, बच्चों का वहां किस प्रकार से शोषण हो रहा है। और आज जो लोग जावेद अख्तर और उनके जैसे बाकी जो लोग हैं, जो आज इतना खुलकर, जो अब जैसे मैंने कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में जिस प्रकार से वो इतनी बातें जो कह रहे हैं, वो शायद इसीलिए कह पा रहे हैं क्योंकि जो हमारा जो देश है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें उनके पास इतना, उनको भारत के संविधान ने उनको इतनी जगह दी है कि उनका वो अपनी बात किसी की जो है भर्त्सना करना चाहे तो करें, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। आप उसको लिमिटलेस नहीं बोल सकते हैं। इसमें भी देख लीजिए, आर्टिकल 19 में भी क्लॉज लगा हुआ है। आप ये नहीं है कि आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जो मर्जी कह लीजिए, स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता नहीं है। ये बात आपकी बिल्कुल वाजिब है सर। मेरे पास वक्त थोड़ा कम है। नसीर साहब, मैं आप ही से जानना चाहूंगा कि आपने शुरुआत में कहा कि बहुत ज्यादा बोल दिया, तालिबान नहीं कम से कम बोला जाना चाहिए था। तो अगर आपको ये लगता है कि बहुत ज्यादा बोल दिया, तो जावेद अख्तर ये एहसास नहीं कर पा रहे हैं क्या कि फिर जावेद अख्तर के जो फॉलोअर्स थे, जो आंख बंद करके उनकी बात पर विश्वास कर रहे हैं, क्या ऐसे लोगों के बीच में वो खुद एक लाइन नहीं खींच रहे विभाजन की? हाँ, मेरे हिसाब से अब भी मैं कहूँगा कि जावेद भाई ने कुछ ज्यादा ही अपना ये कि तुलना उनके साथ में कर दी। मैं नसीरुद्दीन शाह साहब का जो मतलब ये कि एक अपना मिनट का बयान था, मतलब ये कि तालिबान के खिलाफ, क्योंकि बहुत लोग जो है उनके बारे में घबराए हुए थे और सही तौर पे घबराए हुए थे, क्योंकि उनकी जो कहानियां जो 20 साल पहले की थी वो बहुत ही खौफनाक और दर्दनाक थी। लेकिन एक बात का याद रखे, देखिए अभी उनकी गवर्नमेंट तो बनी भी नहीं। मेरी प्रार्थना है भगवान से, अपना परवरदिगार से, कि जो उन्होंने अभी कहा है कि हम अब जब आएंगे तो ये मतलब ये कि छूट देंगे औरतों को भी, ऐसा उन्होंने कहा है। मुझे उम्मीद है कि ऐसा हो जाए। तो और अभी तो बननी है उनकी सरकार, लेकिन
सब में इसके बारे में डर है। एक बात और याद रहे कि अफगानिस्तान का मामला बहुत ही पेचीदा है, सदियों से इसके ऊपर प्रॉब्लम आ रहा है। बात आपकी ठीक है सर, अफगानिस्तान का मामला पेचीदा है, लेकिन अफगानिस्तान का जो मामला जिस तरीके से भारत में उठाया जा रहा है ना, कि अफगानिस्तान के समर्थन में कई लोग खड़े हो जाते हैं, उनकी मंशा पर सवाल उठते हैं कि किस मानसिकता के वो लोग हैं। एक तरह से सही करते, क्योंकि अमेरिका ने वो लोग ठीक करते हैं किया था। नहीं, जो भारत में रह करके तालिबान का समर्थन कर रहे हैं वो लोग ठीक कर रहे हैं क्या? अलग बात है। नहीं, मैं आजादी की बात कर रहा हूं। अब अमेरिकन वालों ने उन पे हमला किया था, याद रहे। अमेरिकन वालों ने, अगर नासिर साहब अगर इतिहास की बात की जाएगी ना, तो याद रहे, तो ये बात याद कीजिएगा कि 18वीं सदी के बाद से किसका लगातार वहां पर शासनकाल था, कौन था वहां पर, तालिबान किस तरीके से सत्ता में आया था, वो भी याद कीजिए ना सर। फिर बड़ा गीदड़ है, बड़ा ये कि लकड़बग्गा है, अमेरिका भेड़िया है। ऐसे उसने इराक के साथ भी किया है, ईरान के साथ। आज की डिबेट में सर ना मुझे अमेरिका से मतलब था, ना मुझे किसी गीदड़ से, ना भेड़िए से, ना तालिबान किसी और से मतलब था। मुझे खाली ये मतलब था कि यहाँ रह करके जो लोग तालिबान के गुण गा रहे हैं उनके पीछे की वजह क्या है, और वो चेहरा फाश होकर के जनता के सामने आना चाहिए। फिलहाल चर्चा में वक्त मेरे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश सिन्हा साहब आपका, गीता जी आपका, और नसीर अब्दुल्ला आपका जुड़ने के लिए और चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।